मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया का पिछला एपिसोड सुखद आश्चर्यों से भरा हुआ है, जहां इसके 9वें अध्याय पर्दे के पीछे के तहत हमने जाना कि मुस्लिम स्त्रियां जो हैं वो हिंदू स्त्रियों की बनिस्बत ज्यादा बेहतर स्थिति में होती हैं, तन और मन दोनों के ही हिसाब से। उसके बाद हमने पर्दा पार्टी का जिक्र किया था और आश्चर्यजनक रूप से मेयो मनु को कोट करती हैं औरतों के मामले में, जहां मनु का एक कोट है जो वे लिखती हैं, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां यज्ञ अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। और इसकी एवज में गांधी के जो विचार थे वो भी हमने जाने कि गांधी कहते हैं कि हम लोगों की कथनी और करनी में बेहद फर्क होता है। उसके अलावा एक सुखद आश्चर्य और था पिछले एपिसोड में कमेंट सेक्शन में। उसमें एक कमेंट है संजय जी जो नागपुर से कमेंट कर रहे हैं और एक बेहद नायाब जानकारी वो हमसे साझा कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि नागपुर में रेलवे स्टेशन के पास मेयो हॉस्पिटल है, शायद ये कैथरीन मेयो के बेहतरीन कार्यों को देखते हुए ही इस हॉस्पिटल का नाम मेयो हॉस्पिटल रखा गया होगा, ऐसा उनका अनुमान है। और वे खुद भी इसके लाभार्थी रहे हैं इस हॉस्पिटल के। तो थैंक यू संजय जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लोग भी अपने आसपास यदि कुछ इस तरह का इतिहास बिखरा पड़ा है तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे वो साझा कर सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पर्दे के क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं औरतों की सेहत के ऊपर। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पर्दे का एक परिणाम यह है कि उसमें तपेदिक पैदा हो जाता है। तपेदिक माने टीबी की बीमारी। डॉक्टर आर्थर लैंकेस्टर, फुटनोट 4, ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया, आर्थर लैंकेस्टर एमडी, बटरवर्थ एंड कंपनी, लंदन, 1920, पेज 140 ने दिखाया है कि पर्दे में रहने वाली औरतों में तपेदिक से मरने वाली औरतों की संख्या भयानक रूप से सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने यह भी बताया है कि एक जैसी जगह और एक जैसी आदतों और अवस्थाओं में रहने वाले लोगों में जो औरतें पर्दा करती हैं उनमें उन लोगों के मुकाबले जिनकी औरतें कम पर्दा करती हैं तपेदिक से ज्यादा मौतें होती हैं। तो ये मेडिकल आंकड़े हैं जिसके तहत बताया गया है कि पर्दे में रहने वाली औरतों को तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज्यादा होता है और उससे होने वाली मौतें भी इन्हीं औरतों में सबसे ज्यादा होती हैं जो पर्दा करती हैं। कलकत्ता का स्वास्थ्य अधिकारी 1917 की अपनी रिपोर्ट में घोषणा करता है, नगर की सामान्य मृत्यु दर में सुधार होने के बावजूद अभी भी महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों की अपेक्षा 40% अधिक है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बड़े शहरों में सिवाय कुछ अत्यंत धनी लोगों जो अपनी जमीनों पर विशाल मकान खड़े कर सकते हैं कि पर्दे के रिवाज का कठोर पालन आवश्यक रूप से बड़ी संख्या में स्त्रियों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। और जब इस बात पर समझा नहीं जाएगा तब तक शहरों से मौजूदा ये कलंक कभी दूर नहीं हो सकेगा। तो सिर्फ गांव देहात की ही बात नहीं है, शहरों में भी औरतों की पर्दे के कारण मरने की संख्या बहुत ज्यादा है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के निर्देशक डॉक्टर एंड्रयू बाल्फोर ये दिखाते हुए भारतीय लोगों की आदतें इस बीमारी के प्रसार में किस कदर सहायक होती हैं, वो कौन कौन सी गंदी आदतें हैं जिसकी वजह से ये तपेदिक यानी कि टीबी का रोग तेजी से फैलता है। वे लिखते हैं, संयुक्त परिवार की व्यवस्था जिसमें बड़े परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उनमें पर्दे के रिवाज के कारण औरतों को मकान के अंधेरे और गंदे हिस्सों में रहना पड़ता है। बाल विवाह जिसके कारण हजारों युवाओं की जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है। और फिर लोगों में कहीं भी थूक देने की आदत है। फुटनोट 5, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ अंपायर, डॉक्टर एंड्रयू बाल्फोर एंड डॉक्टर एच स्कॉट कॉलिंस, लंदन, 1924, पेज 286। इसके साथ साथ गंदगी, अस्वच्छता, घर में कैद रहना, हवा और व्यायाम की कमी तपेदिक के कीटाणुओं के पैदा होने और पनपने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारत में अनुमानतः 9 से 10 लाख प्रतिवर्ष तपेदिक से मरते हैं। फुटनोट 6, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पायर, डॉक्टर एंड्रयू बाल्फोर एंड डॉक्टर एच स्कॉट कॉलिंस, लंदन, 1924, पेज 285। तो मैंने लेटेस्ट भी साइट पर जाकर गूगल सर्च के थ्रू जाना कि ये आंकड़ा में कितना बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी ये आंकड़ा जस का तस ही बना हुआ है। आज भी प्रतिवर्ष
10 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। यह भी अनुमान किया गया है कि आज हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलाकर 40 मिलियन अर्थात 4 करोड़ भारतीय औरतें पर्दे में रहती हैं। फुटनोट 7। इंडिया एंड मिशंस, द बिशप ऑफ डोनार्कल। किंतु जिन अनुभवी अधिकारियों से मैं मिली उनका मत यह है कि इस अनुमानित संख्या में अगर उन स्त्रियों को शामिल किया गया है जिन्हें इतने कठोर पर्दे में रखा जाता है कि उन्हें कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और सिवाय अपने पति और पुत्र के वे किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती हैं, तो उनकी संख्या लगभग 1/3 से अधिक नहीं है। मतलब जहाँ पर्दे का बहुत कठोरता से पालन किया जाता है, ऐसा प्रतिशत जो है काफी कम है। जो स्त्रियां अपने विवाह के दिन से अपनी मृत्यु के दिन तक कभी बाहर की दुनिया नहीं देखती हैं, उनकी सुविचारित अनुमानित संख्या है 1,12,50,000 से लेकर 1,72,90,000 के बीच कहीं भी ये हो सकती है। कितना बड़ा आंकड़ा है। तकरीबन 4 करोड़ महिलाएं उस समय की जनसंख्या के हिसाब से, जब 1920 में तकरीबन 30 करोड़ के करीब आबादी थी पूरे देश की, उस समय भी 4 करोड़ महिलाएं जो हैं वो पर्दों के अंदर रहती थी, और जिसमें से तकरीबन 1.25 करोड़ औरतें जिन्होंने शादी के बाद जो घर के अंदर आई और फिर मरकर ही घर के बाहर निकली। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। उसे आज के आंकड़ों के हिसाब से आप प्रतिशत में जोड़ लीजिए। पर्दे में रहने वाली स्त्रियां पर इतना जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, उस संबंध में भारतीय विशेषज्ञों के विचार जानना आवश्यक है। लगातार एक जैसी कंडीशंस में रहने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, कुछ सीखने की लगन खत्म हो जाती है। भारतीय फिजिशियन डॉक्टर एन पारेख कहते हैं। फुटनोट 8। लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट वॉल्यूम 3 पार्ट 1 पेज 881। जहालत और पर्दे की प्रथा ने भारतीय स्त्रियों को पशुओं के समान बना दिया है। वे अपनी रक्षा करने तक में असमर्थ हैं और न ही उनमें कोई इच्छा शक्ति रह जाती है। वे केवल अपने पुरुष स्वामियों की गुलाम बनी हुई हैं। फुटनोट 9। Legislative Assembly Debate Volume 3 Part 1 page 77, 80, 109 and 116। दिसंबर 1925 में बंबई में स्वराजवादी नेता लाला लाजपत राय ने हिंदू महासभा में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, वर्तमान हिंदू जीवन का महान विशेषता अकर्मण्यता है, मतलब कुछ ना करना, निठल्ले बैठे रहना। उनके वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की संपूर्ण मानसिक स्थिति सिर्फ इस वाक्य में सिमटी हुई है, जो हो रहा है होने दो, कुछ करो मत। हर बात के आगे झुकना उनका स्वभाव बन गया है। उन्होंने इस स्वभाव और मानसिकता को अपनी मांओं से प्राप्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब उसके रक्त में ही है। हमारी स्त्रियां बहुत सी बाधाओं के बीच काम करती हैं। वे सिर्फ अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण बुद्धिहीन ही नहीं हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर नस्ल की हैं। कितना अच्छा आकलन कर रहे हैं लाला लाजपत राय। औरतों को खुली हवा बहुत कम मिलती है और वे व्यायाम प्रायः बिल्कुल नहीं करती हैं। पृथ्वी पर एक कैसी जाति है, इसे कैसे सुधारा और सामर्थ्य बनाया जा सकता है। हमारी बहुत सी औरतों को क्षय का रोग हो जाता है, मतलब टीबी हो जाती है, और वे समय से पहले ही मर जाती हैं। उनमें जो माँ के रूप में मरती हैं, वह अपने बच्चों को भी ये बीमारी दे जाती हैं। तपेदिक के मरीजों को घर के दूसरे लोगों से अलग रखना लगभग असंभव है। एक झगड़ालू, हठी, निर्लज और बदतमीज स्त्री से घृणित कोई चीज नहीं होती है। ये लाला लाजपत राय लिख रहे हैं औरतों के लिए। किंतु यदि हिंदू स्त्री के लिए बलवान, साहसी, स्वतंत्र और योग्य मां बनने के सिवा और कोई उपाय नहीं हो, तो इस पतित अवस्था में मैं उनमें से सब अवगुण पैदा हो जाना पसंद करूंगा। तो समझ नहीं आ रहा ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, वो तारीफ कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इसे कलकत्ता महिला कॉलेज की अंग्रेज प्राचार्य के व्यावहारिक अनुभव से समझा जा सकता है। यह कलकत्ता के स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट से, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, 8 साल बाद का अनुभव है, जिसका संबंध बंगाल की प्रगतिशील और स्वतंत्र परिवारों की लड़कियों से है। फुटनोट 10। डायोसीसन गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर मैरी विक्टोरिया बंगाल के शैक्षणिक प्रगति की पंचवर्षीय समीक्षा, पैराग्राफ 521-4।
अब वे क्या कह रहे हैं ये सुनिए। वे व्यायाम पसंद नहीं करती हैं और उसे दबाव में करती हैं। यदि वे चाहें तो खुली हवा में भी नहीं जाएं। और एक औसत छात्रा बहुत कमजोर होती है, उसे अच्छे भोजन, व्यायाम और इलाज के लिए जिम्नास्टिक्स की जरूरत है। उसका सीना सिकड़ा हुआ और पीठ प्रायः झुकी हुई होती है, क्योंकि लड़कियों को सिखाया ही ये जाता है कि आगे नीचे रखो, तो वो उनके स्वभाव में बन जाता है, वो ऐसे ही हो जाती हैं झुकी हुई। उनकी खेल में भी कोई रुचि नहीं होती है। हम ऐसे अधिकार चाहते हैं जिससे छात्राओं को ऐसे प्रशिक्षण के लिए जो उनमें एक स्त्री का विकास कर सकें, बाध्य कर सकें। तो इस तरह के अधिकार उन्हें देगा कौन आखिर? आगे बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है इस बात का। किंतु भारतीय लड़कियों के विकृत शरीर को सुधारने के लिए शारीरिक शिक्षा की आशा करना विदेशी पाश्चात्य व्यक्ति के लिए एक दूर का सपना है। तो ये सारी चीजें आज भी संभव नहीं हो पाती हैं। शारीरिक तौर पर यदि लड़कियों को कोई शिक्षित करने की बात उठाई जाए तो सबसे पहले विरोध जो है परंपरावादी लोग ही करने लगते हैं। प्राचीन रूढ़ियों वाले भारत को इसकी जरूरत नहीं है, आज भी नहीं है। हिंदू पिता ये शिकायत करता है कि वे अपनी बेटी को नर्तकी बनाना नहीं चाहता है। उसकी शादी भी संकुचित परिवारों में ही होती है और वहां किसी न किसी बूढ़ी औरत को ये कहने का हमेशा मौका रहता है कि लड़की को खुलेआम हाथ पैर मटकाना सिखाया गया है। अवश्य ही ऐसी बेशर्म लड़की को हमारे घर में नहीं लाना चाहिए। फुटनोट 11 निरीक्षिका पश्चिम बंगाल कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 2 पार्ट 1 पृष्ठ संख्या 23। तो ये औरतों के विचार लड़कियों को लेकर होते हैं। वे खुद भी रूढ़ियों में पली हुई होती हैं और अक्सर औरतें यही कहती हैं कि हमने नहीं किया, कि हमने ऐसे नहीं किया, कि हमने बच्चे नहीं पाले। आपने जो पाले वो गलत तरीके से पाले। साइंटिफिक सोच से यदि आपकी बहू पालना चाहती है तो उसे करने दीजिए। इस साक्ष्य को उद्धृत करते हुए एक अधिकारी कहता है, वस्तुतः इस तरह का विरोध सनातनी लोगों में किया जाता है, पर सनातनी लोग ही असल में बहुमत में हैं। फुटनोट 12 निरीक्षिका पश्चिम बंगाल कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम 2 पार्ट 1 और पृष्ठ संख्या 24। ऑक्सफोर्ड मिशन कलकत्ता के साप्ताहिक पत्र के 20 फरवरी 1926 के अंक में तू हत्या मत कर नामक शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित हुआ था, जिसका आरंभ इन शब्दों से हुआ था। अब ये चीज जानना बहुत दिलचस्प है और इसमें आपको पता चलेगा कि औरतों के मुद्दे कभी भी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। और ये सारी बातें तो इन वीडियोस पर लगातार घटती व्यूअरशिप को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि जैसे ही औरतों के मुद्दे डिस्कस होने शुरू हुए हैं कैथरीन मेयो की मदर इंडिया में, इसकी व्यूअरशिप लगातार घटने लगी है। औरतों के मुद्दे कभी भी किसी भी दौर में पुरुषों के लिए अहमियत नहीं रखते हैं। हाँ, यदि मैं किसी यहाँ से धर्म को गाली देने लगूं, धर्म की बुराई शुरू कर दूं या ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजने की बात करनी शुरू कर दूं, तो देखिए कितनी तेजी से यही व्यूअरशिप का ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पर भी यही आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। कुछ वर्ष पहले हमने उपयुक्त शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें एक महिला लेखिका ने बंगाल में पर्दे और जनाना में रहने वाली औरतों के जीवन और स्वास्थ्य के भयानक ह्रास के बारे में विस्तार से लिखा था। हमने सोचा था कि स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित इस लेख को पढ़ने के बाद हमारे पास उसके विरोध में तुरंत सुधार की मांग करने वाले पत्रों का अंबार लग जाएगा, किंतु पुरुष जगत में उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। स्पष्ट है उसमें लेश मात्र भी रुचि पैदा नहीं हुई लोगों की। यदि कोई लेख गंडा, तावीज या जादू टोने के खंडन में होगा तो वह तुरंत ही आलोचना का विषय बन जाएगा और स्नातक शिक्षित लोग भी अंधविश्वास जैसी बकवास चीज का समर्थन करने लगेंगे। किंतु इस सत्य पर भय की कोई आवाज नहीं उठी कि कलकत्ता में प्रति पुरुष 5 औरतें तपेदिक से मरती हैं। सोचिए कितना बड़ा रेशियो है, 1:5। एक पुरुष यदि टीबी से मरता है तो उसकी एवज में 5 औरतें तपेदिक से यानी कि टीबी से मर जाती हैं, और इस बारे में कोई चर्चा नहीं इन आंकड़ों को लेकर। फिर भी इस विषय में कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त युवकों ने चिंता देखने को मिलती है। उनमें बहुत से कहते हैं कि वे भारत को पश्चिम के विचारों से मुक्त कराने के बाद अवश्य ही स्त्रियों के विषय को उठाएंगे।
पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करेंगे, पाश्चात्य लोगों को यहाँ से भगाएंगे, उसके बाद स्त्रियों के मुद्दे उठाएंगे। पाश्चात्य लोग जो आपकी स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग नहीं करेंगे। किंतु फिर भी इस विषय में ऐसी व्याग्रता अक्सर लोगों में नहीं मिलती, जैसी कलकत्ता के उपरोक्त पत्र में प्रकाशित अवनी मोहन दास के इन विचारों में मिलती है। मैं हरम अर्थात जनाना में अपनी माताओं और बहनों की स्थिति के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। वे तड़के सुबह से देर तक बिना बड़बड़ाए रोजमर्रा के सारे काम जीवन भर करती हैं, मानो वे सहनशीलता की मूर्ति हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्त्री ने विवाह के समय अपने पति के घर में प्रवेश किया और फिर वे मरकर ही उस घर से बाहर निकली। वे हमेशा काम में लगी रहती हैं, मानो उनकी अपनी कोई इच्छा या तकलीफ ही नहीं है। उन्हें सिर्फ सहना है, बिना विरोध किए सहना है। मैं भारतीय युवकों से अपील करता हूं कि वे स्त्रियों की आजादी का झंडा फहरा दें, उन्हें उनके अधिकार दे दें। क्या मैं रेगिस्तान में चिल्ला रहा हूं? तो ये यहाँ की औरतों की स्थिति है और आज भी इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। औरतें घरों के बाहर आ गई हैं, कमाने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं, लेकिन फिर भी घरों में उनसे यही उम्मीद की जाती है कि अपनी पढ़ाई लिखाई का जिक्र जो है वो घर तक लेकर वो ना आए। घर के बाहर जितना मर्जी नारीवाद चिल्ला ले, लेकिन घर के अंदर उस नारीवाद को लेकर ना आए। यदि वे कमाती हैं तो उनकी कमाई पर भी जो पहला हक है वो उनके पति और ससुराल वालों का है। अपने मनमर्जी से कितनी औरतें हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो पैसा खर्च कर सकती हैं? आप लोग भी ईमानदारी से बताइएगा, जिनके घरों में माँ, बहनें, बेटियां, पत्नियां कमा रही हैं, वो कितना फाइनेंशियल लिबर्टी उनको आप लोग देते हैं। बंगाल कटु राजनीतिक अशांति का क्षेत्र है। भारत के अराजकतावादियों, बम फेंकने वालों और हत्याएं करने वालों का ये निर्माता बन चुका है। बंगाल भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जहां अत्यधिक यौनाचार फैला हुआ है। कितना बड़ा सच बंगाल के बारे में। हर देश के चिकित्सा और पुलिस अधिकारी ये मानते हैं कि अत्यधिक यौनाचार और विचित्र अपराधी दिमागों के बीच एक संबंध है। जब यौनाचार के सामान्य उपाय समाप्त हो जाते हैं तो लोग अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए अनुचित और अस्वाभाविक साधन खोजने लगते हैं। किंतु बंगाल कठोर पर्दा प्रथा का भी गढ़ है। जहां इतना यौनाचार होगा वहां उतना ही कठोरता से पर्दा प्रथा का भी पालन किया जाएगा। औरतों को घर में रखा जाएगा कठोरता के साथ, कि बाहर जाएंगी तो कोई ना कोई इन्हें जरूर कुछ बदतमीजी इनके साथ कर ही देगा। और इस बारे में कोई भी कल्पना किए बिना नहीं रह सकता कि पागलपन के राजनीतिक अपराध के जिन विस्फोटों में बंगाल के युवाओं ने भाग लिया था, उनको वे उत्तेजना पर्दे के अंदर के घरेलू जीवन की नीरसता और निराशा से ही मिली होगी, जिसे पाश्चात्य सिद्धांतों ने और भी बढ़ा दिया होगा, क्योंकि उन सिद्धांतों को उन्होंने पूरी तरह नहीं बल्कि आधा ही अपनाया था। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जब भी ज्ञान लें तो पूरा का पूरा लें, संदर्भों को जानें, किस संदर्भ में, किस समय, किस काल परिवेश के बारे में बात की जा रही है, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। किसी महापुरुष का एक लाइन जो है वो सर्कुलेशन में आप लोग डाल देते हैं व्हाट्सएप में और सब जगह वही घूमता रहता है, लेकिन वो किन संदर्भों में कहा गया है और किस परिवेश को देखते हुए कहा गया है, वो जानना भी अहमियत रखता है। उसके बाद ही टोटलिटी में कोई चीज समझी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ ये 9वां चैप्टर समाप्त होता है और अगले एपिसोड से हम इसका 10वां चैप्टर लेंगे, कुमारी स्त्री। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना मंथन लगातार जारी रखिए और जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका ईमानदारी से हो सके तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।